So today we have to start journal entries या accounting treatment. In the books of transferee company, यानी कि न्यू कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी परचेज कर रही है उसकी बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफरर की बुक्स में जो हम एंट्री करते हैं वो चाहे केस हो मर्जर का, चाहे केस हो परचेज का, वो सेम रहती है, ठीक है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी तो ये सेम नहीं रहेंगी, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें 2 सेट ऑफ एंट्रीज देखनी है आज। पहली इन द केस ऑफ मर्जर और दूसरी इन द केस ऑफ परचेज। जो इन द केस ऑफ मर्जर है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं इसको, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो अभी पहले मैं इसके बारे में बता रही हूं आपको, क्योंकि मर्जर के केस में ऑल असेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, और ये कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफर होती हैं? बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती हैं। तो नई कंपनी भी इनको बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करती है। नई कंपनी जब इनको लेगी तो वो इनकी एंट्री जब करेगी तो वो बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री नई कंपनी क्या करती है? वो बिजनेस को खरीदने की करती है कि मैंने बिजनेस खरीदा, तो एंट्री करती है वो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडेटर, जो ट्रांसफरी कंपनी के लिए काम करती है। ये जो ट्रांसफर कंपनी है उसको हमने ये देना है। वो कौन है? वो ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स को बेचकर उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट करता है, तो उसका नाम रखा जाता है लिक्विडेटर। टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, कि हमने किसको देना है? हमने ये ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर को अमाउंट देना है। तो एंट्री क्या हुई? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये एंट्री की जाती है विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जितने में हमने बिजनेस खरीदा। तो कल वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो उसमें इक्विटी कैपिटल थी 10 लाख की परचेज कंसिडरेशन में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 3 लाख की, और टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारे पास थी 13 लाख। तो उस केस में ये वाली एंट्री 13 लाख से हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। सेकेंड एंट्री आपको करनी है असेट और लायबिलिटीज को रिसीव करने की, कि अब आपके पास असेट्स आ गई हैं, नई कंपनी के पास असेट्स आ रही हैं, पुरानी कंपनी के पास से असेट जा रही थी तो हमने उनको क्रेडिट किया था रियलाइजेशन में डालने के लिए। यहाँ पर आ रही हैं असेट, तो असेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी होंगी उनको हम उनके नाम से लिखेंगे, इंडिविजुअली बाय नेम, और कौन सी वैल्यू पर लिखेंगे? बुक वैल्यू पर, ठीक है। सारी की सारी असेट्स हमने यहां लिखनी है। टू, जितनी लायबिलिटीज आई वो लिखनी है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, अगेन इंडिविजुअली बाय नेम एट बुक वैल्यू, ये लिखेंगे हम।
कोई भी असेट हमने लिखी है, मान लीजिए डेटर्स हैं और उसका प्रोविजन है, तो वो प्रोविजन इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसी भी तरह का कोई प्रोविजन है वो आ जाएगा। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। इस मेथड में पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व नई कंपनी के रिजर्व बन जाते हैं। पुरानी कंपनी के सारे प्रॉफिट्स नई कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड हो जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू में ऐड हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे। तो जितने भी रिजर्व हमने शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो सारे के सारे रिजर्व्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो मान लीजिए P&L का बैलेंस है, सरप्लस है, वो सरप्लस में ऐड हो जाएगा और जितने भी रिजर्व्स होंगे वो रिजर्व्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और रिजर्व के आगे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, एट एडजस्टेड वैल्यू। ये क्या है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। आपको याद होगा मैंने मर्जर की कंडीशंस में बताया था आपको कि जो एडजस्टमेंट होती है वो हम रिजर्व में करते हैं, तो वो कैसे करनी है अभी बताते हैं आपको। यहां पर हम लिखते हैं टू बिजनेस परचेज, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, और जितने में बिजनेस खरीदा वो क्रेडिट और सारे के सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्रेडिट। ये करने के बाद हमने देखना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। वो एडजस्टमेंट जो है वो इसमें की जाती है रिजर्व में। तो इसी एंट्री को समझने के लिए हम कल वाले क्वेश्चन से अमाउंट्स उठाते हैं। हमारी सन्ड्री असेट वहां पर थी, लेट मी चेक, 10,28,000 की तो एक थी शायद फिक्स्ड असेट्स, और करंट असेट्स थी मेरी 7,20,000 की। तो 10,28,000 इसी एंट्री को कर रही हूं मैं आगे विद फिगर्स ताकि आपको समझ में आ जाए साथ साथ। क्वेश्चन में मेरे पास कल वाले क्वेश्चन में फिक्स्ड असेट्स थी 10,28,000। मैंने आपसे कहा बुक वैल्यू पर लिखनी है और बाय नेम लिखनी है। करंट असेट्स मेरे पास थी 7,20,000, वो भी लिख दी मैंने। 2 लायबिलिटीज जो उसने ली वो भी हमने बाय नेम लिखनी है। लायबिलिटीज उसने ली थी 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मेरे थे 75,000 के। 2 करंट लायबिलिटीज थी हमारे पास 2,15,000 की। ओके, 2 बिजनेस परचेज मुझे दिया हुआ था 13 लाख का, हमने बिजनेस परचेज किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे पास 3 तरह के रिजर्व थे, जिनमें से एक थे मेरे स्टैट्यूटरी रिजर्व, दैट इज 35,000। एक थे मेरे सरप्लस जो कि क्वेश्चन में गिवन है 63,000, और एक गिवन है जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व की अमाउंट मुझे गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख। जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है 3 लाख। मैं इस 3 लाख को अभी सर्कल कर रही हूँ क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट इसमें करनी है। अब आप देखिए, आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इन सारी अमाउंट को जब माइनस करेंगे तो आपका जो जनरल रिजर्व आएगा आपको वो यहाँ लिखना है। लेकिन वो वेरीफाई कैसे होगा? वो जनरल रिजर्व आ रहा है 60,000। हमारी इक्विटी कैपिटल जो थी वो थी 8 लाख की, जिसके बदले में दिया गया था 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी थी 2,60,000 की, जिसके बदले में दिया गया था 3 लाख। टोटल 10,60,000 के बदले में हमने दिया 13 लाख। आपसे पूछ रही हूं मैं, कितना ज्यादा दिया हमने? 2,40,000। जो कैपिटल 10,60,000 की थी उसके लिए हमने पेमेंट कितनी की? 13 लाख। तो ज्यादा कितनी की? 2,40,000।
इस अमाउंट से हमारे रिजर्व्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मेरे पास रिजर्व्स थे जनरल 3 लाख के, और 3 लाख में से मैंने 2,40,000 रिड्यूस कर दिया, तो मेरे जनरल रिजर्व कितने आने चाहिए? 60,000। ये एडजस्टमेंट मुझे करनी है जो मैंने आपको डे 1 पर बताई थी। अब मुझे यहाँ पर 3 लाख नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर जनरल रिजर्व का अमाउंट लिखना है, और वो मेरा जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो कितना आएगा यहाँ पे 60,000। और ये मेरा वेरीफाई कैसे हो रहा है? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर में भी वही अमाउंट आएगा जो मेरा ये एडजस्टमेंट करके आता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, अभी हमने 2 एंट्री सीखी हैं। पहली एंट्री में मैंने आपको बताया कि हमने बिजनेस परचेज किया और उसकी एंट्री की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। दूसरी एंट्री में हमने असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? थर्ड एंट्री करनी है। थर्ड एंट्री में हम लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, हमने 13 लाख वहां पे लिखा था, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब हमने इसको देना है तो हम वो दे देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने की दी? 10 लाख के हमने इसको क्या दिए हैं? इक्विटी शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इसको कितने के दिए? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। फिगर्स के साथ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। लिक्विडेटर को जो भी परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट जिस भी फॉर्म में हो रही हो, शेयर्स में, कैश में, वो सब हम यहाँ लिखते हैं। और आपको पता है मर्जर का केस है तो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में पेमेंट होती है, फ्रैक्शन यहाँ था नहीं, फ्रैक्शन होता तो यहाँ कैश में पेमेंट भी होती। थर्ड एंट्री करने के बाद नेक्स्ट एंट्री आप क्या करते हैं? नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम कि अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं लिक्विडेशन के, अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं लिक्विडेशन के और वो ट्रांसफरी कंपनी ने बियर किए हैं, तो हमने वहां पर 2 एंट्रीज की थी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक टू ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी भी तो अपने बुक्स में दिखाएगी कि मैंने खर्चा किया है, तो वो खर्चा, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व में करती है, तो ये जनरल रिजर्व में से ही निकालेगी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर कोई भी खर्चा होता तो वो इसमें से पे करते। इसके अलावा अगर किसी तरह के शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसकी एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से होती है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो कल वाला क्वेश्चन हमने देखा था, आप उसमें एक पॉइंट पढ़िए, तो उसमें था डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड एंड देन कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 13% डिबेंचर्स बाय द सेम डिनोमिनेशन। कि जो बी लिमिटेड के डिबेंचर्स थे वो ए लिमिटेड ने सारे ले लिए, लेकिन जब वो लिए बाद में उसने उनको 13% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नई कंपनी जो है वो 12 की जगह 13% इंटरेस्ट देगी। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके अंदर नई कंपनी ने पहली एंट्री क्या की? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर 13 लाख। उसके बाद दूसरी एंट्री उसने क्या की? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स टू डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटी, बिजनेस परचेज, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सरप्लस और जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट की। तीसरी एंट्री में लिक्विडेटर को पेमेंट की। और चौथी एंट्री इसको एक और करनी पड़ेगी, वो क्या? कि ये जो उसने 12% डिबेंचर्स लिए हैं, इसको वो कन्वर्ट कर देगा 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 13% डिबेंचर्स ये कितने के हो जाएंगे? 75 के ही बोल रहा है कि सेम रहेंगे, सिर्फ हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? 12% की जगह 13%। अब बात आती है कि अब इस क्वेश्चन में हम नई कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या करना है? आपको क्या करना है, जो पहले से ए कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है वो तो लेनी ही लेनी है सारी फिगर्स, और बी कंपनी की फिगर्स कहाँ से उठानी है? जर्नल एंट्री से। तो चेक करते हैं हम आपको और बताते हैं
इन एंट्रीज के साथ। तो आप देखिए आपको तरीका क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आप देखिए कि पहली एंट्री आपने की बिजनेस परचेज को डेबिट किया 13 लाख से और लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को क्रेडिट किया 13 लाख से। इन दोनों एंट्रीज को आपने आगे नेक्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर रखा है और लिक्विडेटर को डेबिट कर रखा है। तो इसका मतलब इस एंट्री का तो क्रॉस इम्पैक्ट खत्म हो गया, एक बार डेबिट हो गई एक बार क्रेडिट। देखिए आगे बिजनेस परचेज पहली एंट्री में डेबिट हुआ, बिजनेस परचेज दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ 13 लाख से, तो ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएगा। लिक्विडेटर पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था, तीसरी एंट्री में ये डेबिट हुआ है, तो पहली एंट्री का तो इम्पैक्ट बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं है। अब आते हैं दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री में फिक्स्ड एसेट्स आ गई मेरे पास 10,28,000। तो ए कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स मुझे दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो मुझे दी हुई हैं 35 लाख की। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी तो फिक्स्ड एसेट्स मेरी जो है वो कितनी हो जाएंगी, 35 लाख तो ए की हैं और बी से कितनी आई मेरे पास 10,28,000। तो 45,28,000 आई विल शो इन फिक्स्ड एसेट्स। दूसरी आती है मेरे पास करंट एसेट्स 7,20,000 और पहले से मेरे पास ए कंपनी की करंट एसेट्स कितने की हैं वो क्वेश्चन में देखते हैं। करंट एसेट्स मुझे दी हुई हैं 13,10,000 की। तो ए कंपनी की करंट एसेट्स हैं मेरे पास 13,10,000 और बी से मेरे पास आई 7,20,000। तो मेरी टोटल करंट एसेट्स लिखी जाएंगी बैलेंस शीट में 20,30,000। ठीक है, अब ये दोनों का काम हो गया। अब इधर आ जाइए, करंट लायबिलिटी डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स हमने लिखा है 75,000 और यहाँ 12% डिबेंचर्स 75,000 से मैंने डेबिट कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है करंट लायबिलिटी 2,15,000 से क्रेडिट हो रही है। मेरे पास ए कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी हैं, ए कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं 3,55,000। तो 3,55,000 जो ए की करंट लायबिलिटीज थी उसमें मुझे 2,15,000 बी की करंट लायबिलिटी ऐड कर देनी है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो चुका, ये कैंसिल हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व 35,000 हैं और पहले वाली कंपनी के हैं 1,20,000, तो ये ऐड होके हो जाएंगे 1,55,000। सरप्लस मेरा है 63,000, पहले वाली कंपनी का है 1,35,000, तो 135 प्लस 63 ये ऐड होके हम लिख देंगे। जनरल रिजर्व मेरे पास कितने हैं, जनरल रिजर्व पुरानी कंपनी के हैं 12 लाख के और नई कंपनी के हैं 60,000, तो हम लिखेंगे 12,60,000। अगर हमने एक्सपेंसेस की एंट्री भी की होती जनरल रिजर्व टू बैंक तो वो इसमें से माइनस हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी 13 लाख हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बचा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख। इक्विटी कैपिटल इक्विटी में ऐड हो जाएगी ए की और प्रेफरेंस कैपिटल प्रेफरेंस में ऐड हो जाएगी। डिबेंचर्स जो हैं वो 13% डिबेंचर्स आ जाएंगे 75,000 के। पुरानी कंपनी के कोई डिबेंचर्स नहीं है तो सिर्फ यही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। अब आपने जर्नल एंट्रीज में से सब कुछ कर लिया, अब क्या बैलेंस शीट में कुछ रह गया। अब आपको ये कहाँ से चेक करना है, ये ए की बैलेंस शीट में से चेक करना है। तो ए की बैलेंस शीट चेक करिए, 30 लाख की कैपिटल आपने 10 लाख में ऐड कर दी, जनरल रिजर्व ले लिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व ले लिया, सरप्लस भी ले लिया, डिबेंचर्स है नहीं, करंट लायबिलिटी आपने दिखा दी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दिखा दी। कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है जो ए में है और बी में नहीं थी। अगर वो होती तो हम वो भी लिख देते, क्योंकि ए की तो हमने सारी लेनी है और ये लिखने के बाद आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आया ये? यस मैम। अब इसी में हमारा जो दूसरा मेथड है जिसको मैंने कहा परचेज मेथड, पहले मेथड को हमने नाम दिया मर्जर और मर्जर का नाम था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमें एंट्रीज करनी है ट्रांसफरी की बुक में और मेथड कौन सा है, परचेज मेथड, तो हम क्या एंट्रीज करते हैं, कुछ एंट्रीज सेम हैं। पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी
मैं फिर से वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट ले रही हूँ, मैंने 13 लाख का बिजनेस खरीदा, ठीक है। दूसरी एंट्री में चेंज है, क्योंकि परचेज मेथड के अंदर कोई भी रिजर्व नई कंपनी का रिजर्व नहीं बनता, पहली बात, सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़कर। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब ही होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो ये रिजर्व जरूरी है मेंटेन करना जब तक लिखा गया हो, और बाकी कोई भी रिजर्व हमने नहीं लेना है। जितनी भी बुक असेट्स ली जाती हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू पर ली जाती हैं। अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम बुक वैल्यू को ही रिवाइज्ड वैल्यू मान लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, सारी असेट्स लेते हैं जो भी उसने टेक ओवर की, सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर जो भी ली थी, तो बुक वैल्यू या रिवाइज्ड वैल्यू जो भी दे रखी होगी हमें, अगर रिवाइज्ड होगी तो रिवाइज्ड, नहीं तो बुक। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, सेम रहेगा इनका भी। टू बिजनेस परचेज, और यहां इस एंट्री में कोई रिजर्व नहीं आएगा, जो भी डिफरेंस होगा, अगर नीचे वाली पार्ट का टोटल ज्यादा है तो गुडविल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, अगर ऊपर वाले पार्ट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास सन्ड्री असेट्स थी 10,28,000 एंड 7,20,000, तो मेरे पास टोटल असेट्स जो थी वो हमने लिख दी यहाँ पे, मान लीजिए, हाँ जी, सन्ड्री असेट्स की वैल्यू मेरे पास है 10,28,000 एंड 7,20,000, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। टू सन्ड्री लायबिलिटीज मेरे पास कौन कौन से थी, 75,000 के डिबेंचर्स थे और 2,15,000 के मेरे पास करंट लायबिलिटीज थी। बिजनेस मैंने कितने का परचेज किया था, 13 लाख का, तो ये अमाउंट ज्यादा है और ये कम है, तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो मुझे क्या लिखनी है, कैपिटल रिजर्व, जो कि इस क्वेश्चन में आ रही है 1,58,000। अगर मेरी ये वाली वैल्यूज ज्यादा होती और ये वाली वैल्यू कम होती है तो मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखना था, गुडविल, और अभी मैंने क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व। थर्ड एंट्री सेम रहेगी आपकी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट 13 लाख, जो भी हमने उसको दिया, दैट इज 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितने की थी मेरी, 10 लाख की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी, 3 लाख की। फिर फोर्थ एंट्री भी सेम रहेगी मेरी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट की मैंने कन्वर्ट कर दिया। और मैंने आपसे कहा था कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमें मेंटेन करना है, और इस क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिए हुए हैं 35,000 के, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 35,000। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको इस रिजर्व को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बाद में, तो जिस डेट को वो कहे कि अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम इस एंट्री की रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। इसके अलावा जैसे ये बात हुई थी कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफरी कंपनी बियर करती है, तो हमने यहाँ पर तो एंट्री की थी जनरल रिजर्व टू बैंक मर्जर के केस में, लेकिन अगर केस कौन सा है, परचेज का, तो एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या होगी, क्योंकि वहां एडजस्टमेंट हो रही थी जनरल रिजर्व में, यहाँ एडजस्टमेंट हो रही है गुडविल या कैपिटल रिजर्व में, तो दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। तो अगर गुडविल होगा तो गुडविल को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व होगा तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस को रेज करना है, तो गुडविल ऑलरेडी डेबिट होती है इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और अगर कैपिटल रिजर्व होता तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है, उसको रेज करने के लिए हमें कैपिटल रिजर्व उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कैपिटल रिजर्व को क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। तो गुडविल हो या कैपिटल रिजर्व हो, होंगे दोनों ही डेबिट टू बैंक अकाउंट।
इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट में कंपनी का ऑलरेडी कोई कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, एक तो इस एंट्री से आएगा और एक ऑलरेडी कोई कैपिटल रिजर्व या गुडविल हो सकती है, तो हमें दोनों में से एक चीज शो करनी है, तो जो कम होगी वो बड़े में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर देंगे, मान लीजिए कोई भी एंट्री ऐसी होती है तो वो क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे। अगर इस तरह के कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं तो वो हम किस में से निकालते हैं, अगेन कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें से हमारे रिजर्व में से निकल जाएंगे। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार घर जाके दोबारा से देख लीजिएगा तो यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी। अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो फिर हम कल ले लेंगे।